गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव। गुरुवार का दिन रहता है जब हम प्रॉपर्टी बाजार की बात करते हैं, तो आज हम समझने वाले हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में अच्छे खासे बूम के बाद भी अफोर्डेबल हाउसिंग में मामला इतना ठंडा क्यों है। कोविड के बाद से घर खरीदने में तो तेजी आई है, बावजूद इसके एक बड़ा तबका है जिसे घर नहीं मिल रहा है, और ये है अफोर्डेबल हाउसिंग की चाहत रखने वाला तबका, यानी जिन्हें किफायती घर चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री लगातार गिर रही है। सरकार के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में वो घर शामिल होते हैं जिनका एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होगा और कीमत जो है 45 लाख से ऊपर नहीं, इससे कम होगी। लेकिन ऐसे घरों का बाजार ठंडा पड़ा हुआ है। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं, क्यों ये सुस्ती नजर आ रही है, क्या किया जाए, और वो लोग जो अफोर्डेबल कैटेगरी में घर लेना चाहते हैं उनके पास अब क्या विकल्प हैं। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं रियलिटी कंसल्टेंट होमइट्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा जी। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 में। मैं आपसे बात करूं उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि लोग अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल, और साथ में आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311121874, ईमेल money9query@tv9.com। साथ ही में आप हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में आकर के भी अपने लाइव सवाल हमें लिखिए। प्रदीप जी जुड़े हुए हैं और आपको हम कोशिश करेंगे सारे सवालों का जवाब दे सकें। बहुत एरिया स्पेसिफिक अगर आप सवाल पूछेंगे तो हो सकता है कि हमारे गेस्ट उसके लिए तैयार ना हो, लेकिन जहां तक हो सके कोशिश यही रहती है कि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो प्रदीप जी, वेलकम टू द शो। एक बार फिर से अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री में हम तेज गिरावट देख रहे हैं। एनारॉक की एक रिपोर्ट भी आई जिसने बताया कि 2019 में कुल बिक्री जो हुई थी अफोर्डेबल घरों की हिस्सेदारी उसमें 38% थी, लेकिन साल 2022 में ये 26% रह गई है। क्या वजह आप देख रहे हैं कि ये गिरावट, एक ठंडा माहौल क्या चल रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग के फ्रंट पर? देखिए प्रियंका जी, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एंट्री लेवल, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हो, आप जैसे देखिए मोबाइल सेगमेंट, जहां पर 12,000 के आसपास के फोन एक एंट्री सेगमेंट माना जाता है, उसमें भी कहीं हद तक काफी गिरावट आई है। उसी प्रकार हम कार की बात करें तो 4 लाख की गाड़ी ये अपने आप में एक एंट्री सेगमेंट माना जाता है, इसमें भी गिरावट आई है। और उसी तरह से अफोर्डेबल सेगमेंट में भी जो एंट्री लेवल है वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो कि 20 से 40 लाख के आसपास के अपार्टमेंट कहे जाते हैं जी, इनमें भी गिरावट आई है। इनमें गिरावट की वजह ये है कि जो एक तबका है जो कोविड के बाद अभी उभर नहीं पाया है, और यहाँ लोगों की डिमांड जरूर चेंज हुई है, लोग लग्जरी की तरफ गए हैं, लेकिन जो एंट्री लेवल बायर है वो अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पाया है। और यहाँ पर प्रोडक्शन भी कम दिख रही है। मैं जो सेल कम होने पर ये भी कहूंगा कि अगर प्रोडक्शन होगी तो ये पॉसिबिलिटी थी सेल भी आती है, तो यहाँ प्रोडक्शन भी कम हुई है। और डेवलपर्स ने अफोर्डेबल सेगमेंट को कम बनाना की वजह जो मेरे को दिख रही है वो कहीं हद तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट का इंक्रीज होना भी है। तो कोविड का एक हम बैकलैश अभी तक देख रहे हैं, वो सेगमेंट जिसने शायद कोविड के बैकलैश को सबसे ज्यादा झेला, वो अभी इस तरह की बिग टिकट परचेज शायद नहीं कर रहा, उनके लिए ये बिग टिकट परचेज है। दूसरी बात आपने कही कि कॉस्ट जिस तरह से, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जिस तरह से बढ़ी है, लैंड की एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ गई है, तो शायद बिल्डर भी हाथ खींच रहे हैं। क्या यही वजह है प्रदीप जी कि हरियाणा सरकार ने अफोर्डेबल प्लॉट हाउसिंग स्कीम दीनदयाल जन आवास योजना को फरीदाबाद और गुरुग्राम में बंद कर दिया है? और इस तरह की खबरें हम पिछले 7-8 महीने से और भी कई शहरों से सुन रहे हैं, पुणे से सुना, बेंगलुरु से सुना, जहां पर सरकार हाथ खींच रही है, बिल्डर भी हाथ खींच रहे हैं, राइट? करेक्ट। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग दीनदयाल जन आवास योजना, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दीनदयाल जन आवास योजना में यहाँ साइज को जरूर रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राइस कैप नहीं लगाया। तो अफोर्डेबिलिटी साइज की है, यहाँ प्राइस की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। और अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी एज इट इज स्टैंड करती है। गवर्नमेंट वहां पर भी इस टाइम नए लाइसेंसेस दे रही है। तो यहाँ पर दीनदयाल जन आवास योजना को रोकने की मेन वजह थी कि ये एक तरह से अर्बन स्लम बनता जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कोप अप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ स्टिल प्लस 4 फ्लोर अलाउड थे, और छोटे प्लॉट के ऊपर अगर 4 मंजिल अलाउड है तो यहाँ कंजेशन काफी बढ़ रहा था। मतलब ये अप्रूव कॉलोनी तो थी, गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये था अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप ना हो,
और लोग ऑथराइज कॉलोनीज के अंदर ऐसे अपार्टमेंट बाय करें, या कोई प्लॉट बाय कर रहा है तो उसके ऊपर 4 मंजिल बनाने की उसको परमिशन दी। ये बिलो 180 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के ऊपर दीनदयाल जन आवास योजना खोला गया। लेकिन जैसे जैसे कंजेशन दिखा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने इसे रिवाइज किया, तो अब इसको रोका गया। पहले गुड़गांव में, उसके बाद बहादुरगढ़ और फरीदाबाद में भी इस पॉलिसी को रोका गया है। ओके, तो ये स्पेसिफिक जो रोक हम देख रहे हैं वो सरकार ने हाथ खींचे हैं दीनदयाल वाले इस प्रोजेक्ट से, और ओवरऑल भी अफोर्डेबल हाउसेस जो बन रहे थे अलग अलग शहरों में, वहां पर एक स्लोनेस तो दिख रहा है। तो क्या आम आदमी के सस्ते घर का सपना जो है वो अभी जल्द पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी कीमतें फिर से स्काई रॉकेट हो रही हैं? देखिए, यहाँ पर जो मैं सबसे ज्यादा कारण देख रहा हूँ कि लैंड कॉस्ट बढ़ी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, और फिर जब मार्केट तेज चल रही होती है, लग्जरी सेगमेंट में बाइंग अच्छी हो रही होती है। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में कि ऐसे ऐसे नए रिकॉर्ड बने जो पिछले कई सालों से रिकॉर्ड नहीं बने थे। एक दिन में पूरा प्रोजेक्ट बिक जाना, और वो भी 1173 अपार्टमेंट लग्जरी, जिसकी कीमत ही 7 करोड़ रुपए के आसपास थी। ये अपने आप में बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, 7 करोड़ के अपार्टमेंट 1100-1150 बिकना। लेकिन यहां समझना ही पड़ेगा कि चूंकि लग्जरी में सेल हो रही है, इसीलिए भी डेवलपर्स का इंटरेस्ट अफोर्डेबल से लग्जरी की तरफ है। क्योंकि पहले अफोर्डेबल में सेल हो रही थी और अब लग्जरी हो रही है, तो नो डाउट किसी भी का भी अगर डेवलपर है उसको अगर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि मैंने बताया लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इंपैक्ट करती है, और अफोर्डेबल और लग्जरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है कंस्ट्रक्शन में, तो मार्जिन यहाँ डेवलपर का बढ़ जाता है। तो जब मार्जिन बढ़ता है तो बायर्स की चॉइस के हिसाब से डेवलपर लग्जरी प्रॉपर्टी ज्यादा बनाता है। तो यही रीजन है कि लग्जरी की डिमांड बढ़ रही है और अफोर्डेबल की डिमांड थोड़ी लिमिटेड जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई उससे ज्यादा लिमिटेड होती है। ओके, सो सप्लाई नहीं है अफोर्डेबल घरों की, लग्जरी पर ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि वो एक लग्जरी अपार्टमेंट बेच करके डेवलपर जितना कमाएगा, शायद वैसे में उसे 10 अफोर्डेबल घर बेचेंगे तब उतनी कमाई होगी। तो जाहिर तौर पर जहाँ कमाई होगी वहाँ पर ज़्यादा जोर डेवलपर्स का नज़र आ रहा है। चलिए, अब कुछ सवाल मैं आपके लिए लेकर आती हूँ प्रदीप जी। पहला सवाल जो है राहुल कुमार जी का है, जो हमारे साथ नोएडा एक्सटेंशन से जुड़े हुए हैं। राहुल जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। मेरी टेक्निकल टीम शायद एक बार इसे चेक करेंगी। जी, अब पूछे अपना सवाल राहुल। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक डिजिटल कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरा बजट ये समझ लीजिए 7 लाख का है, और मैं अपने परिवार के साथ किराए पर रहता हूँ। तो क्या मुझे एक फ्लैट खरीद लेना चाहिए या फिर मुझे एक जमीन लेकर घर बनवाना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि जमीन की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। जी ठीक है, तो चलिए, ज़मीन और फ्लैट के बीच में राहुल जी अटक गए हैं। बजट बता दिया है 60 लाख रुपए का है। प्रदीप जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? राहुल ने बता दी कि फ्लैट खरीदें या ज़मीन खरीदें, कहाँ उन्हें फ़ायदा होगा, कहाँ उनके 60 लाख के बजट में घर फिट होगा? देखिए, नोएडा एक्सटेंशन से राहुल जी बोल रहे हैं, हम नोएडा एक्सटेंशन को ही पहले पकड़ते हैं। यहाँ पर अप्रूव प्लॉट मेरे को 60 लाख के बजट में नहीं दिख रहा है। जो प्लॉट मिलेंगे वो अनअप्रूव मिलेंगे, और वहां पर हम लोग आपको सजेस्ट नहीं करेंगे राहुल जी कि अनअप्रूव प्रॉपर्टी को आप बाय करें। जब बात अप्रूव की आती है तो 60 लाख के बजट में, चूंकि नोएडा एक्सटेंशन में 5 से 6 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट एवरेज रेट है, तो यहाँ पर आपको अपने बजट के हिसाब से आपके पास साइज लेने का ऑप्शन है। मेरे को लगता है आपके लिए यहाँ बेस्ट बाय अपार्टमेंट लेना है। प्लॉट आपके बजट से दूर है, इसके लिए आपको थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ेगा। नोएडा एक्सटेंशन मार्केट अब इन हो चुकी है, वो पहले आउटस्कर्ट्स होती थी, अब वो प्राइम लोकेशन के अंदर काउंट होती है। ओके, तो अपार्टमेंट आप सजेस्ट कर रहे हैं कि इनको एक सोसाइटी में ही घर ढूंढना चाहिए, और इस बजट में आपको नोएडा एक्सटेंशन के आसपास मिल भी जाएगा, ऐसा प्रदीप जी का मानना है। तो फ्लैट आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। नीरज वर्मा जी से अब हम बात करते हैं, आगरा से जुड़ रहे हैं नीरज हमारे साथ। नीरज जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। बताइए कैसे मदद करें आपकी? मेरा एक क्वेरी है कि मैं घर खरीदना चाहता हूँ और मेरा बजट जो है वो 40 लाख का है। बिल्डर फ्लोर और अपार्टमेंट को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं।
क्योंकि बिल्डर फ्लोर जो मेरे बजट में है बिल्डर फ्लोर, लेकिन उसमें कोई फीचर्स और एमिनिटीज नहीं है कुछ भी, जबकि फ्लैट मेरे बजट से बाहर जा रहा है, उसमें एमिनिटीज हैं सारी। तो मैं थोड़ा तो क्या करना चाहिए मुझे, पैसों का इंतजाम करके थोड़ा फ्लैट लेना चाहिए या बिल्डर फ्लोर ले लूँ? ठीक है नीरज थोड़ा जी। सजेस्ट करिए। जी थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए। इनफैक्ट आज हम इसी पर फोकस कर रहे थे कि जो 45 लाख 40 लाख के रेंज में जो लोग घर दिख रहे हैं उनके लिए अभी बाजार में सप्लाई ही नहीं है और इसीलिए नीरज जी जैसे लोग फंस रहे हैं। अब आपने सुनी पूरी बात प्रदीप सर नीरज की, बताइए क्या करें नीरज? अब बजट में फिट ही नहीं हो रहा, जो फ्लैट उन्हें चाहिए उस रेंज में है ही नहीं फ्लैट मार्केट में। देखिए नीरज जी की जो उलझन है वो ये है कि अपार्टमेंट लें या बिल्डर फ्लोर। नो डाउट अपार्टमेंट वर्सेस जब बिल्डर फ्लोर की बात करते हैं तो एमिनिटीज का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है जिसके कारण लोग ग्रुप हाउसिंग में लेते हैं, और कम्युनिटी लिविंग होती है, गेटेड कम्युनिटी होती है, और सारी एमिनिटीज भी ग्रुप हाउसिंग में मिल जाती है। लेकिन जब बजट नहीं सूट कर रहा और वहां पे बजट बढ़ाने का ऑप्शन है तो मुझे लगता है कि आपको बजट बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर बजट बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है तो आप कम से कम, चूंकि मार्केट इस टाइम बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इस समय को आप यूज कीजिए और इस टाइम पे आप बिल्डर फ्लोर ले लीजिए। थोड़े दिनों के बाद जब आपका बजट होगा तब आप बिल्डर फ्लोर को बेच के फिर अपार्टमेंट ले लीजिएगा। तो उसमें फायदा आपका ये है कि जो टाइम एप्रिसिएशन का है, मतलब मान लीजिए आपके 2 साल के बाद आपका बजट बना तो 2 साल में जो प्राइस एप्रिसिएशन हुआ अपार्टमेंट के साथ साथ वो बिल्डर फ्लोर पे भी आपने एंजॉय कर लिया। तो 2 साल के बाद आपके 40 लाख की बिल्डर फ्लोर पे जो आपको एप्रिसिएशन मिला के मान लीजिए 50 मिल रहा है और अपार्टमेंट के ऊपर आपको 52 मिल रहा है, तो आप कम से कम 10 लाख का एप्रिसिएशन उससे भी बुक करके और फिर उसमें एडिशनल पैसा मिलाकर 22 लाख रुपीस मिला के और फिर आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। मतलब टाइम को आप एंजॉय कीजिए क्योंकि टाइम इस टाइम बढ़ रहा है। मेरे को लगता नहीं कि आपको इस टाइम वेट करके और पैसे इकट्ठे करके फिर बाद में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। राइट तो बिल्कुल आपके लिए जो यहाँ पर सलाह नीरज निकल कर आ रही है कि अभी आपके बजट में जो फ्लैट घर आ रहा है यानी बिल्डर फ्लोर ही आ रहा है तो वही ले लीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, साथ में कुछ पैसे जो हैं वो बचाना शुरू कीजिए ताकि आप एक फ्लैट खरीद सकें। और जब फ्लैट खरीदेंगे तो इस बिल्डर फ्लोर वाले घर को भी आप बेच करके उसके भी पैसे को आप वहाँ पर यूटिलाइज कर पाएंगे। आई होप नीरज आपको मदद मिलेगी इस जवाब से, कुछ इस तरह का प्लान आपका हो सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदने वालों की बड़ी तादाद है। कुछ दिन पहले हमने देखा HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने भी कहा था कि भारत को अभी और अफोर्डेबल मिड इनकम घरों की ज़रूरत है। उन्होंने बिल्डरों को भी इस सेगमेंट की डिमांड को पहचान कर घर बनाने के लिए कहा, लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या आने वाले वक्त में किफ़ायती घरों की डिमांड में हम एक तेज़ी देखेंगे? क्योंकि अभी तो सारा फोकस जैसा आप बता रहे लग्जरी अपार्टमेंट्स में है। देखिए यहाँ एंट्री लेवल बायर मेरे को जो दिख रहा है जिस हिसाब से इकोनॉमी रिवाइव कर रही है और बहुत ज्यादा बाइंग अब शुरू हो चुकी है। 1 साल के अंदर वो सेगमेंट जो अफोर्डेबल हाउसिंग बाय करता है मेरे को लगता है वो पूरी तरह रिवाइव हो चुका होगा। उनकी जॉब जहां किसी की गई है वो कहीं ना कहीं प्लेस हो चुके होंगे। वो बायर फिर से निकल कर आएगा और प्रॉपर्टी बाय करेगा। यहाँ पे जरूरत है लैंड अवेलेबिलिटी की। अगर शहर के बीच में या शहर के पॉपुलेटेड एरिया के आसपास अगर ऐसे ऑप्शंस निकलते हैं तो अफोर्डेबल सेगमेंट में अभी भी बहुत मात्रा में बायर्स हैं जो घर लेना चाहते हैं। तो ये मार्केट मेरे को अभी साल भर में फिर से ठीक ठाक रिवाइव होती हुई दिख रही है, लेकिन सब्जेक्ट टू लैंड अवेलेबिलिटी। अगर लैंड अवेलेबिलिटी होगी शहर के बीच में, क्योंकि उनको काम करने के लिए भी आसपास की लोकेशन पे जाना होता है, जब लैंड अवेलेबिलिटी होगी तभी उनकी सेल होगी। और अगर वो शहर से दूर प्रोजेक्ट होंगे और अफोर्डेबल भी होंगे तब भी, चूंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कितनी दूर है, क्या कॉस्ट पड़ रहा है, उस पर भी बहुत चीजें डिपेंड करेगी। तो शहर के दूर वाले अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स में भी मेरे को थोड़ा रिस्पॉन्स आपका दिख रहा है। ओके, थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आज आपने वक्त निकाला हेलो मनी 9 के लिए, शुक्रिया। और इसी के साथ आज के हेलो मनी 9 में हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन ये बता देते कि कल का हेलो मनी 9 4 बजे बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि उस टॉपिक पर हम एक्सपर्ट को ला रहे हैं जिस टॉपिक पर आप हमें बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। ईपीएस में ज़्यादा पेंशन किसे मिलेगी किसे नहीं, क्या आपको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप रिटायर हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे, आप अपने
फादर के लिए पूछ रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा रिटायरमेंट, ज़्यादा पेंशन का ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं। तो इन तमाम सवालों का जवाब कल जितेंद्र सोलंकी आपको देंगे हेलो मनी 9 में शाम को 4 बजे। और अब हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लें 9311211874। भेजिए अपने सवाल और कोशिश यही होगी कि जितने ज़्यादा सवाल ले सके। तो याद रखिएगा 4 बजे जुड़ना है, लाइव सवाल आपको भी पूछना है। जितेंद्र सोलंकी दे रहे होंगे सारे जवाब, सारा कंफ्यूजन हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे यहीं पर इजाजत दीजिए। फिर होती है कल मुलाकात ईपीएस वाले शो के साथ। नमस्कार।